दोस्तों, शाम का वक्त है, सूरज डूब रहा है, लेकिन ठीक 12 घंटे पहले सुबह का वक्त था, सूरज उग रहा था। उस वक्त यहां पर लंगर चल रहा था। शाम का वक्त है, अब भी यहां पर लंगर ही चल रहा है। अलग अलग तादाद में, जितनी बड़ी तादाद में लोग बीते 12 घंटों के सफर के बाद लौटे हैं, तो यहां पर भोजन प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस 12 घंटे के दौर में ऐसा क्या हुआ कि न सिर्फ देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी भारत के गणतंत्र दिवस की गूंज कुछ नए सिरे से हो चली है। और शायद आजादी के बाद यह पहला मौका है जब कोई आंदोलन इतनी तीव्रता के साथ, वह भी दिल्ली में पनपा और दिल्ली को अपने आगोश में समेटता चला गया, जहां पर पहली बार इस बात का एहसास हुआ क्या वाकई लाल किले पर 2 झंडे फहराए जा सकते हैं, एक राष्ट्रीय अस्मिता को लिए हुए और दूसरा आंदोलन की तीव्रता को लिए हुए। तो क्या किसान आंदोलन ने ऐसी तीव्रता इस देश के भीतर में हासिल कर ली, या फिर इस देश का सिस्टम धीरे धीरे कुछ इस तरीके से ऐसी अवस्था में इस देश को लाकर खड़ा कर चुका है जहां पर यह परिस्थितियां होनी ही थी? क्योंकि किसान आंदोलन पंजाब के विरोध प्रदर्शन से निकला जरूर, उसके बाद हरियाणा को इसने समेटा जरूर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हम जहां पर खड़े हैं वो एक लिहाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सिरा है, यह गाजीपुर का इलाका है। और 12 घंटे पहले सुबह के वक्त यहीं से लोग निकले थे। उस वक्त किसी को एहसास नहीं था कि जो निर्धारित रूट है उससे हटकर हर की आंख लाल किले की तरफ है, क्योंकि लाल किले के प्राचीर से हर 15 अगस्त यानी आजादी के दिन देश के प्रधानमंत्री कुछ ऐलान करते हैं। और यह परंपरा कोई आज की नहीं है, 1947 के बाद से यह परंपरा चली आ रही है। लेकिन 1947 के बाद से 2020 तक इस देश में लगभग 42 आंदोलन हुए हैं, जिसमें से 6 आंदोलन खेती से जुड़े हुए हैं। लेकिन कभी कोई आंदोलन लाल किले तक पहुंचने की स्थिति को दिखला नहीं पाया। तो फिर यह कौन सी परिस्थिति थी जिसमें लाल किले तक पहुंचकर झंडा फहराने की सोच थी? वह कौन सी इस देश की परिस्थिति थी जिसमें पहली बार गणतंत्र के दिन ही यानी गणतंत्र दिवस के दिन ही याद संविधान को भी किया गया? और संविधान इस दौर में किस तरीके से राजनीतिक सत्ता के जरिए मटियामेट होता चला जा रहा है, यह भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि जिन 3 कानूनों का जिक्र होता है, तो यहां पर जब बात किसी से भी कीजिए वो इस बात का जिक्र करता है, पार्लियामेंट के भीतर भी वोटिंग नहीं हुई, ध्वनि मत से पास कर दिया गया। विपक्ष स्टैंडिंग कमेटी का जिक्र कर रहा था, स्टैंडिंग कमेटी के पास कानून नहीं भेजा गया, राज्यों से सलाह मशविरा नहीं किया गया, फिर भी यह कानून की शक्ल में हमारे सामने खड़ा है। हमें लगता है कि आज आपको कुछ ऐसे पन्नों को खोलने की जरूरत है जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि क्या वाकई इस देश के भीतर में संविधान को ही ताक पर रखा जा चुका है, और खास तौर से राजनीतिक सत्ता। क्योंकि भारत के संविधान के भीतर में हर वो चीज दर्ज है जिस चीजों को मौजूदा वक्त में खत्म किया गया, चाहे वो नागरिकों के अधिकार हो, चाहे इस देश में बोलने की आजादी का सवाल हो, चाहे इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे कृषि का ही सवाल क्यों ना हो। ये सारे सवाल कॉन्स्टिट्यूशन के बीच आर्टिकल दर आर्टिकल कैसे खारिज हो गए हैं। हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ डॉक्यूमेंट्स के जरिए आज जरा समझ लीजिए कि किस स्थिति में इस देश ने राजनीतिक सत्ता के जरिए कानूनों को खत्म किया। और अब सबसे बड़ा सवाल यह हो चला है कि अगर आंदोलन ही कानून से इतर देखने लगे तो फिर इस देश के सामने कौन सी व्यवस्था बचेगी। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत साफ तौर पर कहता है कि आर्टिकल 14 से 18 तक इस देश के नागरिकों को उसके हर अधिकार को संरक्षित किया जाएगा। क्या राज्य ने ऐसा किया है? आर्टिकल 21 बहुत साफ तौर पर कहता है कि लाइफ और लिबर्टी की रक्षा स्टेट को करनी है। लेकिन इस देर में एक लंबी कतार है, जब बड़ी तादाद में लोगों ने कुछ भी कहा उन पर देशद्रोह का मुकदमा ठोका गया। यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस देश के भीतर में आलोचना करना सरकार का कितना भारी पड़ जाता है, यह भी छुपा हुआ सच नहीं है। यह सब कुछ बहुत पारदर्शी हो चला है। आर्टिकल 19(1) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिक्र करता है, उसके मातहत इस देश के भीतर में हाथरस की घटना हो या उत्तर प्रदेश में नून रोटी में जीते हुए बच्चों का जिक्र हो, जेल में ठूस दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत दायरे में ममता बनर्जी भी आएंगी और एक वक्त जयललिता भी आती है।